नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सल्तनत काल के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने सल्तनत काल का 3 जो प्रमुख राजवंश हैं, खिलजी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश, ये तीनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के चौथे और 5वें राजवंश के बारे में, जिसमें जो है सैयद वंश और लोधी वंश। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम शुरू करते हैं सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों वंशों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य तक चला। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस वक्त तुगलक वंश के शासक थे नसीरुद्दीन खुसरो खां। यह अंतिम शासक तुगलक वंश का था जो तैमूर लंग के डर से वहाँ से गुजरात भाग गया था, लेकिन बाद में वजीर के कहने पर वापस आ गया था और 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन तैमूर लंग जब वापस जा रहा था तो उसने लाहौर के क्षेत्र में अपने एक सेनापति खिजर खां को वहाँ की सूबेदारी सौंपकर वापस चला गया। बाद में यही खिजर खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके वहाँ पर से तुगलक वंश का सफाया कर दिया और सैयद वंश की नींव डाली। तो चलिए हम लोग एक बार फिर देखते हैं उसके प्रमुख शासकों के बारे में। तो सैयद वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम आता है खिजर खां। खिजर खां का शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी के मध्य तक चला। यह सैयद वंश का संस्थापक था। तुगलक शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां की मृत्यु के पश्चात वह शासक बना। एक्चुअली एक चीज़ और भी आप लोग सोच रहे होंगे कि 1412 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन खुसरो खां की मृत्यु हो गई, लेकिन इसने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। बीच में जो 2 साल था उसका क्या हुआ? तो बीच में जो था 2 साल दिल्ली में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। कई जो राजवंश थे दिल्ली पे कब्जा करने के लिए तैयार बैठे थे, तो आपसी वहाँ पर विवाद चल रहे थे, तो इसी विवादों में वो 2 साल निकल गया। बाद में लेकिन खिजर खां ने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। आगे चलते देखते हैं कि सुल्तान बनने से पहले वह लाहौर, दीपालपुर एवं मुल्तान का सूबेदार था। एक्चुअली में यह पहले मुल्तान का सूबेदार था, लेकिन तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो खिजर खां ने उसकी सहायता की थी। तो इसी से खुश होकर जब वो तैमूर लंग वापस जा रहा था तब उसने खिजर खां को ये 3 जगह लाहौर, दीपालपुर एवं मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन खिजर खां इतना से ही खुश नहीं था। वह भारतीय जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था था उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने दिल्ली पे आक्रमण किया और नसीरुद्दीन खुसरो खां को पराजित किया। 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार किया और शासक बन गया। खिजर खां जो था तुर्क मुसलमान नहीं था। इसके पहले के जो 3 राजवंश थे सैयद वंश से पहले, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों जो शासक थे वो तुर्क मुसलमान थे। ये तीनों वंश के शासक तुर्क मुसलमान थे, लेकिन यह तुर्क मुसलमान नहीं था। यह अपने आप को स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। यह खुद को तुर्क मुसलमान नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद को का वंशज अपने आप को बताता था। वह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। एक्चुअली जब वो शासक बना तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वह सोचता था कि नहीं, मैं शासक नहीं हूँ बल्कि मैं एक जो तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख, उसका मैं प्रतिनिधि हूँ। और इसी के चलते उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने उसके बदले में रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसी उपाधि के साथ वह शासन प्रारंभ किया।
उसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की और प्रतिवर्ष शाहरुख को नजराने भेजता रहा। वह क्योंकि वह खुद को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, इसलिए वह प्रतिवर्ष नजराने के रूप में एक बड़ी सी रकम शाहरुख को भेजता रहता था। यह उदारवादी और धार्मिक सहिष्णु शासक था। कहा जाता है खिज़र खां जो था वो धर्मांध नहीं था, एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता था। यह एक इसकी अच्छा पॉइंट था इसका। उसने तुगलकी सिक्कों को ही प्रचलन में रखा। बहुत सारे शासक ऐसा हुए कि जो खुद शासन में आए और खुद का सिक्का ढाल लिया, लेकिन इसने वो सब पचड़े में नहीं पड़ा ये, और जो पहले से तुगलकी सिक्का चल रहा था उसी को उसने कंटिन्यू किया। 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब खिज़र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था मुबारक शाह जो था शासक बना। इसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक चला। यह खिज़र खां का पुत्र था। इसने स्वयं को शाहरुख के प्रतिनिधित्व से मुक्त घोषित किया। पहले क्या था कि इसके पिता जो था खिज़र खां, वह शाहरुख का प्रतिनिधित्व मानता था खुद को कि प्रतिनिधि हूँ मैं, लेकिन इसने क्या किया कि खुद को उसके प्रतिनिधित्व से मुक्त कर दिया और सुल्तान और शाही की उपाधि धारण की। जहाँ खिज़र खां ने रैयत आला की उपाधि से अपना शासन प्रारंभ किया था, इसने अपने आप को मुक्त करके सुल्तान का पद धारण किया और साथ में शाही की उपाधि धारण की, सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। इसने 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। कौन सा नगर? मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। अहमद सरहिंदी एक बहुत बड़े कवि थे, वो दरबारी कवि थे किसके? मुबारक शाह के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह के सम्मान में उसने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। जहाँ खिज़र खान ने तुगलकी सिक्कों को ही प्रचलन में रखा था, लेकिन मुबारक शाह ने क्या किया, इस प्रचलन को बदला और अपने नाम के सिक्के उसने चलवाने शुरू किए। 1434 ईस्वी में वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। मतलब खुद का जो वजीर था उसी ने इसकी हत्या कर दी। कहा जाता है जब इसने मुबारकाबाद जो नगर स्थापित किया था, उसी को वो देखने के लिए गया था, एक भ्रमण के लिए गया था, तो उसी दौरान उसके वजीर ने ही उसकी हत्या कर दी। अब आगे देखते हैं मोहम्मद शाह, अगला शासक। इसका शासनकाल 1434 से 1443 ईस्वी के मध्य रहा। मुबारक शाह का भाई था। मोहम्मद शाह कौन था? मुबारक शाह का भाई था। यह वजीर, अमीरों और सरदारों द्वारा नियुक्त शासक था। मतलब जब मुबारक शाह की हत्या कर दी गई तो उसके भाई मोहम्मद शाह को ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठा दिया गया और कहा गया कि आप सुल्तान बनो। और किसने कहा ऐसे? तो जो वजीर जिसने हत्या करवाई थी उसने, और दरबारी अमीरों सरदारों का जो गुट था उसने उसका राज्याभिषेक करवाया और उसे गद्दी पर बैठाया। यह एक अयोग्य एवं कठपुतली शासक था। ऑब्वियसली जो जबरन किसी को गद्दी पर बैठाया जाए तो वह अयोग्य ही होगा, एक कठपुतली ही होगा। वो जो कहेगा दरबारी, मतलब जो अमीर सरदार वजीर जो कहेंगे उसी को मानेगा। जस्ट एक बस नाम का सुल्तान था, बाकी सारा जो पावर था वो वजीर, अमीरों एवं सरदारों का प्रभुत्व हो चुका था। मतलब वास्तविक पावर किसके पास था? वजीरों, अमीरों और सरदारों के पास वास्तविक पावर था। जो राजकोष था उस पे, सैनिकों पे और घोड़ों पे, जो घुड़साल थे, सब पर वजीर का कब्जा हो चुका था। वजीर ने मुबारक शाह को मारा ही इसलिए था कि वो आगे चलकर सुल्तान बने, लेकिन जो अमीर सरदार सब मिलके इनको बैठा दिया तो सुल्तान बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन टोटल जो अपना व्यवस्था था उसने अपने हाथों में ले लिया और राजकोष पे, सैनिकों पे और घोड़ों पर, सब पर उसने कब्जा कर लिया, क्योंकि यह तो कठपुतली शासक था, है ना। अब आपको देखते हैं आगे क्या किया कि वजीर द्वारा मोहम्मद शाह की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। बाद में वजीर ने क्या किया, जिस तरह मुबारक शाह को मारा था
उसी तरह इसने मोहम्मद शाह को भी मारने के लिए जो था, हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम क्या था कि इस षड्यंत्र का समय रहते पता मोहम्मद शाह को चल गया। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, उल्टे वजीर कुछ कर पाता, अपने आदमी लगवाकर वजीर की ही हत्या करवा दी। इस तरह वजीर जो बार बार षड्यंत्र रहता था उसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। 1443 ईस्वी में इसकी स्वयं की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1443 ईस्वी में हो गई। अब उसके बाद अगला शासक बनता है सैयद वंश का आलम शाह। इसका शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी तक चला। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसका पुत्र था, यही मोहम्मद शाह का पुत्र था। यह भी एक अयोग्य शासक था, इसमें कोई योग्यता नहीं थी, बहुत ही अयोग्य, एक निकम्मा शासक था। इसके शासनकाल में शासन का जो क्षेत्र था दिल्ली से पालम तक मात्र 20 कोस तक सिमट कर रह गया था। अब ये शासक खुद को बोलता है केंद्रीय व्यवस्था का शासक है, लेकिन इतना कमज़ोर था कि मात्र दिल्ली से पालम तक सिर्फ 20 कोस का जो एरिया था उतना ही इसका शासन सिमट के रह गया। 1451 ईस्वी में शासन में असमर्थता जताते हुए उसने शासन का बागडोर बहलोल लोदी को सौंप दिया। अब इसको लगा कि छोटा सा जगह है, हम शासन कर नहीं पाएंगे, तो इसने क्या किया, असमर्थता जताया और अपना शासनकाल जो था एक उसी में से दरबारी जो था बहलोल लोदी उसको सौंप दिया। और सौंप कर कहाँ, बदायूं चला गया। उत्तर प्रदेश में है बदायूं, वो बदायूं चला गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, सैयद वंश का पतन हो गया और वहाँ से लोदी वंश की शुरुआत हुई। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं लोदी वंश के बारे में। तो सैयद वंश की समाप्ति के पश्चात लोदी वंश की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने बताया कि ये सैयद वंश के अंतिम शासक जो थे आलम शाह, उसने स्वेच्छा से गद्दी त्याग दी थी और बहलोल लोदी को सौंप दिया था। तो इस प्रकार 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। यह मूल रूप से अफगान था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले 3 राजवंश जो थे वो तुर्क थे, जबकि सैयद वंश के शासक खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे। उसी प्रकार जो लोदी था, बहलोल लोदी, और इसके जो सभी शासक थे वह मूल रूप से अफ़गानी थे। ये तुर्क नहीं थे, अफ़गानी थे। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। शासक बनने के पश्चात इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। 1479 ईस्वी 1479 ईस्वी में सार्की शासक को पराजित कर जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जहाँ तक देखा कि पिछले शासक जो था आलम शाह के समय शासन का साम्राज्य बहुत दायरा छोटा हो गया था, मात्र 20 कोस में फैला था। तो उसी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसने सार्की के शासक को पराजित किया और जौनपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। उसने दिल्ली के आसपास बहलोल सिक्का चलवाया। कौन सा? बहलोल सिक्का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इस पर नोट कर लेंगे कि दिल्ली के आसपास बहलोल सिक्का चलवाया। इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा तो था नहीं उस वक्त, इसलिए सिर्फ दिल्ली के इलाके में इसने अपना सिक्का चलवाया। कौन सा? बहलोल सिक्का। इसके पश्चात देखें कि 1489 ईस्वी 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब अगला देखते हैं सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। यह बहलोल लोदी का पुत्र था। इसका बहलोल लोदी का पुत्र था कौन? सिकंदर लोदी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम योग्य शासक था। कहा जाता है कि जब तुगलक वंश का पतन हुआ तो उसके बाद जो भी शासक आए लगभग अयोग्य शासक आए। कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन अंतिम जो योग्य शासक था वह कौन था? सिकंदर लोदी। इसका वास्तविक नाम निज़ाम खां था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निज़ाम खां था। जब यह सुल्तान की गद्दी पर बैठा तब उसने अपना नाम बदलकर सिकंदर लोदी किया और इसी नाम से उसने शासन की शुरुआत की। साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उसने बिहार, बंगाल, चंदेरी, धौलपुर आदि पर विजय प्राप्त की।
अब उसने भी साम्राज्य विस्तार की कोशिश की और बिहार, बंगाल, चंदेरी, धौलपुर आदि जगहों पर उसने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। दोस्तों ये भी एक बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, जो बाद में चलकर मुगल शासकों का भी ये राजधानी बना। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1504 में इसकी स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। इसके निर्माणों में मोट मस्जिद, जो बहुत काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है, इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। उसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि कृषि भूमि के माप के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक एक पैमाना प्रचलित किया। जो कि जितना कृषि भूमि था उसका लगान निर्धारित कैसे किया जाए, तो कृषि भूमि को नापने के लिए उसने एक पैमाना चलाया, एक प्रणाली चलाई जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा जाता है। और उसी को मतलब इसने कंटिन्यू किया भूमि को मापने के लिए। उसने फारसी भाषा में कविताएं लिखी। वह एक कवि भी था और अधिकतर जो अपनी जो कविताएं लिखता था वह फारसी भाषा में लिखता था। और इसके लिए उसने अपने उपनाम में गुलरुखी नाम का प्रयोग किया। यह क्वेश्चन भी VVIP है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि कौन सा शासक है जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था, तो वो था सिकंदर लोदी। यह एक धार्मिक, धर्मांध और असहिष्णु शासक था। यह एक कट्टर मुसलमान था, धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति कट्टर मुसलमान था। और वह असहिष्णु शासक था, वह उदारवादी नहीं था। और हिंदुओं के ऊपर मतलब उसने तरह तरह के अत्याचार करना शुरू किया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो हिंदुओं को संरक्षण प्राप्त करने के लिए उस पर एक टैक्स लगाया जाता था कि भाई हम तुमको संरक्षण देंगे तो उसके बदले तुमको एक धार्मिक कर जजिया देना पड़ेगा। तो उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया। इसके अलावे उसने मुसलमानों के भी कुछ प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे कि इसने काफ़ी हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और उसका जो देवी देवता था उसकी मूर्तियों को भी खंडित करवाकर उस मूर्तियों को वह कसाई के दुकानों में दे आता था, ताकि वह उसी मूर्तियों को, वो क्या बोलते हैं, बाट बना के, जिससे हम लोग तौलते हैं ना, उसे बनाकर मांस को तौलने के लिए प्रयुक्त करने के लिए उसे दे दिया गया था कसाईयों को। सोचिए कितना बड़ा ये धर्मांध और कट्टर मुसलमान था। इसने मुसलमानों के लिए भी कुछ प्रथाओं पर प्रतिबंध लगवाया। अब जैसे कौन सा था, तो तजिया निकालना। आप मुहर्रम में देखते होंगे मुस्लिम धर्म के लोग मुहर्रम में तजिया निकालते हैं, तो उसने क्या किया था, तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और स्त्रियों का संतों और पीरों के मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि स्त्रियां संतों और पीरों के मज़ार पर नहीं जा सकती है। ग्वालियर पर विजय के लिए असफल प्रयास किया। इसने कई बार प्रयास किया कि ग्वालियर को जीतने के लिए, लेकिन हर बार यह असफल हुआ, क्योंकि वहाँ का राजा मानसिंह जो था, तत्कालीन राजा, उसने कई बार शिकस्त दी सिकंदर लोदी को। तो ग्वालियर पर जो अधिकार का जो प्रयास था, इसका हमेशा असफल रहा। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर लोदी की। अब हम देखते हैं अगले शासक इब्राहिम लोदी के बारे में। इसका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। किसका? सिकंदर लोदी का पुत्र था, लेकिन यह एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था। कहा न कि जो तुगलक वंश के बाद जितने भी शासक आए, एक सिकंदर लोदी को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एक शासक जो था कमज़ोर था, अयोग्य था। लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान साबित हुआ। पूरे दिल्ली सल्तनत जो गुलाब वंश से लोदी वंश तक चला, यह एक अंतिम सुल्तान साबित हुआ, चाहे वह लोदी वंश का हो या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत का हो।
1518 ईस्वी के खतौली के युद्ध में राणा सांगा से यह पराजित हुआ। अब एक कमज़ोर शासक है, अयोग्य शासक है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, और वो किससे टकरा रहे हैं? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, जो युद्ध प्रवीण कुशल एक शासक थे, तो उनसे वह टकराने का इसने जुर्रत किया और 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में पराजित हुआ। किनसे? राणा सांगा से। अब क्या था कि इसका एक बुरा आदत क्या था कि अपने दरबारियों का जो था और अमीरों, सरदारों, उलेमाओं या जो भी इसके रिश्तेदार थे, वो किसी की बात नहीं मानता था। वो अपना खुद की मन मर्जी का काम करता था। इसलिए जो दरबारी थे, रिश्तेदार थे, इससे काफ़ी नाखुश रहने लगे थे। इसी के एक कारण था कि पंजाब का सूबेदार था दौलत खां तथा उसके चाचा जो थे आलम खां। जो पंजाब का सूबेदार दौलत खां था और चाचा कौन था? आलम खां। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक षड्यंत्र किया, और इसमें राणा सांगा की भी मतलब सहमति थी, समर्थन था। तो ये दोनों ने क्या किया, दौलत खां और आलम खां ने बाबर से कांटेक्ट किया। कौन बाबर? मुग़ल शासक जो बाबर था। तो उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए और इसे पदस्थापित कीजिए। हालांकि उसका कहानी सोचना था उन लोगों का कि बाबर आएंगे, इसको पराजित करके, मार के, हरा के वापस चले जाएंगे और हम लोगों में से कोई यहाँ पर शासक बन जाएंगे। लेकिन बाबर कोई मौके की तलाश में था और भारत में अपना समर्थन देखकर उसे यह मौका मिल गया, और उसने क्या किया कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, वहाँ पर आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी के ऊपर। और इस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है और इस प्रकार लोदी वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है, या यूँ कहिए कि पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और उसके बाद मुग़ल शासक यहाँ से मुग़ल शासन चालू हो जाता है। और एक चीज़ इसमें कि इब्राहिम लोदी जो था, एकमात्र ऐसा शासक था जो किसी युद्ध में मारा गया था। पूरे दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी जो किसी युद्ध में मारा गया था। तो इसके बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और मुग़ल काल का दौर शुरू हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में। तो इस प्रकार दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो भी एक सीरीज़ चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में देखा, एक परिचय देखा, उसके बाद उसके पांचों राजवंश जो थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब हम आगे पढ़ेंगे मुग़ल काल के बारे में, और एक सीरीज़ चलेगी मुग़ल काल की। उसमें भी हम क्या करेंगे कि मुग़ल काल के जो तमाम शासक हैं उसका 1 बाय 1 वीडियो, अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और बेल आइकन के बगल में आप जब दबाएंगे तो ऊपर में ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोग तक ये जानकारी पहुंचाने में, आप लोग को अध्ययन की तैयारी करवाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो आप लोग से एक सपोर्ट की उम्मीद तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, यही करना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहें। एक पौधा लगा दें और पानी को ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये जल ही जीवन है और ये सभी लोगों की ज़रूरत का साधन है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।